आज की जो हमारी कहानी है वो हमारी है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी को लेकर, सही है। अब ये जो एरर्स और अनसर्टेनिटी का चैप्टर है, सही है, इसके अंदर देखो सीन ऐसा है कि ये चैप्टर कंपैरेटिवली पढ़ने में चैप्टर बहुत छोटा सा है, सही है। मतलब इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल मैथ्स है, तुम्हें सिखाने के एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होनी है, सही है। और लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि जो इसके क्वेश्चन आते हैं ना, P2 के क्वेश्चन ऑल दो आसान आएंगे, लेकिन MCQ के क्वेश्चन बड़े गंदे आते हैं, बहुत गंदे आते हैं, सही। मतलब MCQ के अंदर ये इज वन ऑफ द टॉपिक है जिसके एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर DC सर्किट का क्वेश्चन बड़ा गंदा आता है, सही है। पावर का क्वेश्चन बड़ा गंदा आता है, सही है। और एक इसका क्वेश्चन अनसर्टेनिटी का, ये तीन टॉपिक है, इनके क्वेश्चन ऐसे गंदे आते हैं कि मतलब जो है ना, इसमें वो एग्जामिनर आपको पूरे तरीके से फंसाता है। एंड वो पूरा ट्राई करता है कि तुम्हारे नंबर इन टॉपिक के अंदर कट सकें, सही है। तो तो इसी वजह से बी केयरफुल इस टॉपिक के। एटलीस्ट P2 कर लेना, P2 अच्छे खासे कर लेना, और इससे जरा तुम सेफ साइड पे हो जाओगे, सही है। चलो आ जाओ, शुरू कर लेते हैं कहानी। ओके जी। यार इसी का अगर मैं डार्क वर्जन मुझे नहीं मिल रहा, बस सारा मसला ये है। इसका अगर मुझे डार्क वर्जन मिल जाए। अरे मालिक मिल गया। मिल गया, अरे बेहतरीन हो गया। नहीं नहीं। अच्छा जी। अच्छा देखो, अब अनसर्टेनिटी का हिसाब किताब ही है। एरर्स एंड अनसर्टेनिटी का हिसाब किताब ये है कि भाई आपके पास जो है, यार यार वही चीज आ रही है फिर इसमें। एक सेकंड दो जरा। बस ये सही है। ये सही है। आओ भाई आओ। 0.65 को 0.55 कर देते हैं। सही हो गया। एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। सही है। इसका MCQ के अंदर एक ही क्वेश्चन आता है, थ्योरी के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है। और लेकिन थ्योरी के अंदर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम होते हैं, सही है, ज्यादा। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इट इज वन ऑफ द टॉपिक इन द फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर 5 टॉपिक्स थे, राइट। दैट कंटेन फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, वेक्टर कैलकुलेशन, अनसर्टेनिटी, ये सब चीजें, राइट। तो उसके अंदर से जो मेन जो चांसेस होते हैं ज्यादातर आने के, वो होते हैं हमारे पास उसके फिजिकल क्वांटिटीज के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, सही है। इससे कम होते हैं। बट स्टिल तुम्हें इसकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी, तुम्हें इसकी सबकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, सही है। अच्छा जनाब। सो ये आ गया। ये कलर मुझे चाहिए राइट आफ्टर दिस। सो अच्छा। अब देखो, हमारे पास जो है ना, थोड़ा सा इसको इसका वो समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बेसिकली पेपर 3 के अंदर थोड़ा सा काम आता है। हमारे पास जो एरर्स होते हैं, मतलब कोई भी मेजरमेंट होती है, तो वो मेजरमेंट एब्सोल्यूट एक्यूरेट नहीं होती है, सही है। उसके अंदर कोई ना कोई, आप कह लो, कोई ना कोई एरर किसी न किसी हद तक रहता है, सही है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई टेम्परेचर क्या है, तो आप टेम्परेचर बता दोगे 15.6 डिग्रीज, तो 6 के आगे भी तो कुछ हो सकता है ना, सही है। तो वो आप नहीं बता सकते हो, सही। तो ये उसके अंदर एरर आपके पास आ गया, राइट। यू आर अनसर्टेन इन द सेकंड डेसिमल प्लेस ऑफ द टेम्परेचर, राइट। सिमिलरली अगर आप स्केल से कोई चीज़ मेजर करो एंड यू हैव अ मीटर रूल, और आपने मीटर रूल से कोई चीज़ मेजर की एंड यू एंड अप गेटिंग 10.3 सेंटीमीटर्स, राइट। सो यू आर अनसर्टेन इन, लाइक यू आर अनसर्टेन इन दिस नंबर, लाइक अगर तुम्हारे पास आया 10.3, तो अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यू आर अनसर्टेन इन दैट, राइट। तो ये तो मैं नहीं पता, सही। तो अब ये चीज जो है ना, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, ये हमारे पास एरर होता है, राइट। और फिर किसी हर इंस्ट्रूमेंट के अपने अंदर अपना अलग अलग एरर होता है, राइट। और जब इसी तरह से जब तुम मल्टीपल क्वांटिटी, लेट्स से तुम्हारे पास है यंग मॉडुलस का एक फॉर्मूला, हमने आगे जाके पढ़ना है, सही। यंग मॉडुलस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ना है, E = FL/A, राइट। अब ये मेरे पास एक फार्मूला है, सही। अब इस फार्मूला के अंदर हर हर क्वांटिटी के अंदर फोर्स के अंदर अलग, सही है, एल के अंदर लेंथ के अंदर अलग, एरिया के अंदर अलग, और एक्सटेंशन के अंदर अलग अलग एरर आ रहे हैं, राइट। सो व्हाट विल बी द कंबाइन एरर या ओवरऑल एरर इन द यंग मॉडुलस क्वांटिटी ई, सही। उसके अंदर क्या होगा, हमें वो कैसे निकालनी है, वो हमें फाइंड आउट करना है, सही है।
तो हमने जो है ना इसके अंदर कुछ चीजें समझनी है, सही है। अच्छा, इससे पहले हमने ये तो समझ लिया कि भाई एरर और अनसर्टेनिटी हमारे पास ये हिसाब किताब है, लेकिन स्टिल किसी क्वांटिटी के अंदर एरर होगी तो वो समवॉट कोई ना कुछ लेवल की तो एक्यूरेट होगी, राइट। लाइक ग्रेविटी की वैल्यू लेट्स से जो हम एज एक्यूरेट एज पॉसिबल निकाल दें, 9.81 निकाल दें, राइट। बट अब अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, राइट, so if somebody get the value of gravity as 9.8 या 9.7, right, so will it consider accurate, or will it consider more accurate, or will it consider less accurate, right? And if the multiple people perform the experiment and they got some value, they got some gravity value, so what will you say those value as कि भाई वो क्या है, वो कितनी कितनी प्रिसाइज है, कितनी एक्यूरेट है, ये हमने देखना है, सही। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ दो वर्ड आते हैं कि जिनका हमने डेफिनेशन देखनी है, और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे लेके आपको कहानी लेके चलते हैं। अच्छा जी। अरे भैया, सो स्टार्टिंग विद एक्यूरेसी, सॉरी, एक्यूरेसी, सही। सो एक्यूरेसी हम ये कहते हैं कि सो इट इज measure of closeness of the raw value with the actual value, ओके। सही हो गया। सो दिस इज समथिंग दैट वी से कि ये हमारे पास एक्यूरेसी है, सही है। अच्छा, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास जो है 9.81 जो है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ ग्रेविटी वैल्यू, राइट। सो अब इसके अंदर जो है एक एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेट्स से, सही है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, सही है, और उसके अंदर उसने फाइंड किया कि 9.7 उसकी वैल्यू आ रही है, ये 9.75 वैल्यू आ रही है उसकी ग्रेविटी की, राइट। सो अब अब ये जो है, अच्छा, एक और बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, दो बंदे को ले लेते हैं, सही है। एक और बंदे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.57, सही है, मीटर पर सेकेंड, राइट। सो तुम्हारे ख्याल में कौन सा बंदा एक्यूरेट है? यस, एनीबडी? पहला वाला या सेकंड वाला? सर पहला वाला। पहला वाला ओके, 9.75। 9.75 वाला बंदा एक्यूरेट हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, लेकिन हमें अगर एक दो बंदों की 9 एक बंदे की 9.75 आ रही है, एक बंदे की 9.6 के आसपास आ रही है, राइट, या एक बंदे की 9.73 आ रही है, तो इसमें तकरीबन दोनों ही एक्यूरेट लग रहे होंगे, राइट। तो हमने ना कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी सेट की हुई होती है, मतलब हम कह देते हैं कि भाई इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लेट से 10% एक्यूरेसी है, मतलब जो है ना अगर तो आपकी वैल्यू के अंदर एरर 10% से कम होगा, सही, तो वो वैल्यू जो है ना या वो एक्सपेरिमेंट वैलिड कंसिडर होगा, वरना नहीं। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ, सही, ऑल्दो उसका P2 से ताल्लुक नहीं है, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही है। एक सेकंड, मैं जरा जो है ना इसका कोई हाई कॉन्ट्रास्ट कलर उठा लूँ। ब्राउन, अरे यार ब्राउन है ही नहीं, चलो खैर इसी से काम चलाते हैं, सही है। सो अच्छा, अब देखो सीन ये है कि लेट से मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, वो ये होता है कि लार्ज वैल्यू, जो पेपर 3 देने वाले हैं ज़्यादा, वो ज़रा इसको प्लीज़ ध्यान में रखें। लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, सही, डिवाइडेड बाय द लार्ज वैल्यू, सही, इन 200। P3 के अंदर ये मेनली इस्तेमाल होते हैं, राइट। तुमने इसके अंदर
तुमने इसके अंदर रखा, राइट। अब तुम जिस लैब के अंदर काम कर रहे हो, उस लैब के अंदर ना, तो आपको आपके हेड ने बता दिया कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करो ना, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इफ यू गेट द वैल्यू, लाइक जो भी तुम्हारी एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है, अगर वो ट्रू वैल्यू से, राइट, देखो ये रॉ वैल्यू है, इसको प्लीज कंफ्यूज मत करना, दिस इज द रॉ वैल्यू। रॉ वैल्यू मीन लाइक एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, राइट, एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, सही है। ऑल्दो ये भी कभी ना कभी कैलकुलेट, ये भी कभी ना कभी मेजर हुई होगी, तो पहली वैल्यू ये भी वो है, मेजर्ड वैल्यू ये, बट हम इसको एक्चुअल वैल्यू बताते हैं बिकॉज वी परफॉर्म अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ, इन डिफरेंट पोजिशन इनसाइड द अर्थ, एंड वी एंड अप गेटिंग दिस वैल्यू, राइट, लाइक मीन वैल्यू ये हमारे पास आ रही है, सो वी सेट दिस वैल्यू एज द एक्चुअल वैल्यू। एंड देन हम अब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जो है जो ग्रेविटी की वैल्यू अगर दोबारा से निकाल रहे होते हैं, देन हम ये कंसिडर करते हैं, राइट। सो इफ लेट्स से somebody get this value, so अब आप क्या करोगे, अब आप ये कर लोगे कि भाई फॉर्मूला आप लगाओगे 9.81, सही है, माइनस 9.75, राइट, डिवाइडेड बाय 9.81, सही, इंटू 100, जरा वैल्यू बताओ कितनी आती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सही है। यस, एनीबॉडी, एनीवन, अब यार निकाल दो यार, इतना टाइम कैसे लग रहा है तुम लोगों सर 0.61 राउंडेड ऑफ। को? ओके, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100 भी क्या, इतनी ज्यादा कैसे आ सकती है रे, कम आनी जी चाहिए सर। रे। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 100 करके बता रहे क्या? जी जी। ओके, सही है। सही है, तो अब ये तुम्हारे पास आ रही है 0.61%, राइट, इसके अंदर ये एरर ये है। राउंडेड ऑफ है बाय द वे सर। हाँ हाँ, सही है, 100 से मल्टीप्लाई बस किया हुआ है ना, इसकी खैर है बस। जी की। सही हो गया। सो अच्छा, अब देखो इसका ना सीन ये होता है कि तुम्हारे पास ना, सही है, तुम्हारे पास ये जो 0.61 आ रही है, इसका मतलब है इतनी इतनी वैल्यू का एरर है, दैट इज एक्सेप्टेबल। कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके अंदर 5% एक्सेप्टेड होता है, राइट। अब अगर ये 5% इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सेप्टेड है और 0.61 हमारा एक्चुअल एरर आ रहा है, देन फाइन, द एक्सपेरिमेंट इज ट्रू, द वैल्यू इज ट्रू, इट इज एक्यूरेट, राइट। खैर, ये एक पेपर 3 की बात है मेनली, बट मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दी, खैर। तो ये एक्यूरेसी तुम्हारे पास है, राइट, जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी जो है ना वो करीब करीब होंगी एक्चुअल वैल्यू से, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म आती है, वो हमारे पास आती है प्रिसिशन, राइट, प्रिसिशन। अच्छा, प्रिसिशन हमारे पास ये होती है कि भाई इट इज बेसिकली द क्लोजनेस ऑफ द रॉ डाटा, ओके, ये हमारे पास होती है प्रिसिशन, ओके। सही हो गया। अच्छा जनाब, अम, अब लेट्स से चार बंदों ने एक्सपेरिमेंट किया तुमने लैब में, सही है, समवन गेट द वैल्यू ऑफ 9 पॉइंट, मैं वैल्यू लिखता हूँ, सही है। एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आई, एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आई 9 पॉइंट, सारे बच्चों ने भंड मारा लेकिन इज्तिमाही भंड था, सही है। सो वन गॉट द वैल्यू ऑफ 9.57, वन गॉट द वैल्यू ऑफ 9.52, another got the value of 9.58, right, and one other got the value of 9.55, okay. So now you can see that they all are very far from the actual value of the gravity, but yes, they are somewhere near to each other, right? And this is what we call the precision, okay, clear हो गया? So precision mean the closeness of the data, irrespective of whether the data, the collected data is actually closer to the actual value or not, right? अगर तो वो वैल्यू क्लोजर होगी एक्चुअल डाटा से तो वो प्रिसाइज भी हो जाएगी, राइट, लाइक समबडी, लाइक सम गाइज डिड द एक्सपेरिमेंट और उनकी वैल्यूज आ रही हैं 9.81, किसी की आ गई 9 पॉइंट, किसी की आ गई लेट्स से 10.52,
वन, 10 सही है। किसी की आ गई 9.90 सही है। सो या इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 9.95 कर लेते हैं। सही है। सो दीज वैल्यूज आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, क्योंकि दे आर एक्चुअली क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू एज वेल एज दे आर नियर टू ईच अदर। सही है, तो ये आपके पास है ना, ये आपके पास हो जाता है दूसरी कहानी। सही। क्या ये बात कंप्लीट हो गई? ये बात समझ में आ गई? 4-3, लेट्स सी। सही। सो ये हमारे पास प्रिसाइज, एक्यूरेट और लेस प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। सही है। अच्छा जी, अब लेट्स से कि तुम एक ग्राफ बनाना चाहो। सो ग्राफ जो है ना वो इसका, अगर तुम इसको शो करना चाहो कि भाई प्रिसिशन और एक्यूरेसी किस तरह से तुम्हें दिखेंगी, तुम जो है इस तरह से कर सकते हो। सही है। कि लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। सही। अगर तो तुम्हारी जो ट्रू वैल्यूज है, सही है, एक्चुअल वैल्यू, अब तुमने लाइक मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किया एंड यू एंड अप गेटिंग द ट्रू वैल्यू लाइक क्लोजर इन द रीजन। सही है। कम ऑन। सही है, क्लोजर इन द रीजन। सो दिस इज कंसिडर्ड, or this will be considered as high precise. ओके। थोड़ा सा इसको नीचे अगर हम खींच लें तो ये हो जाएगा परफेक्ट। सही। हाई प्रिसाइज वैल्यू। ओके। फिर ये एक्यूरेट भी होगा ना? हाँ, हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज। सही, दोनों आ गया। सही है। सो हम इसको कह सकते हैं कि भाई दिस इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। सही हो गया। अच्छा अगर यही चीज जो है वो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फैली हुई हो, सही है, अगर ये सेम ग्राफ तुम्हारे पास होगा, और जो है तुम्हारे पास इसी चीज को मैं उठा के आगे शिफ्ट कर दूं, इधर शिफ्ट कर दूं, सही है, तो अब इससे तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि भाई दे आर एक्चुअली जस्ट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, राइट? सिर्फ प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। सही हो गया, ये तुम्हें पता चल रहा होगा। और सही हो गया। सो दे आर ओनली प्रिसाइज। यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सी आना चाहिए। सही। अच्छा जी, ये प्रिसाइज हो गई। अच्छा, अगर तो तुम इसको बहुत वाइड बनाते हो तो आपके पास जो है ये वो हो जाएगा लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज, राइट? अगर तो जो है मतलब जो है ना, अगर तो तुम कर्व इस तरह से बनाते हो कुछ, लेट से तुम्हारे पास जो है मोटा सा कर्व बन गया, मतलब इस पूरे रीजन के अंदर जो है ना वो वैल्यूज आ रही है। सही है। सो ये लेस एक्यूरेट होगी और लेस प्रिसाइज होगी। सही है। चल मैं अगर इसको बना दूं, ब्लैक से बना देते हैं। सही है। लाइक इस तरह से अगर कर्व होगा, सही है, तो ये तुम्हारे पास जो होगी लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। प्रिसाइज, ओके। एंड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों दिखा दी, मोर प्रिसाइज भी दिखा दी। अच्छा। अच्छा, मोर एक्यूरेट सिर्फ वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अगर तुमने एक ही एक्सपेरिमेंट किया तो वो मोर एक्यूरेट आ जाएगी या लेस एक्यूरेट आएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया है। सही है। सो ये हमारे पास बात हो गई। अच्छा जी, अब आ जाओ कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर आए, इन एरर्स को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। सही है, वो हम समझ लेते हैं। सही, ऊपर वाले जो दो ग्राफ बनाए ये समझा देंगे, समझ गए। देखो इसकी ये जो वैल्यूज है ना, वैल्यू की ये रेंज है, यानी इस रेंज के अंदर सारी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। सही है। मतलब जितनी बार आपने भी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट किया, करो। हाँ, जितनी भी एक्सपेरिमेंट किया है तो उस एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू के जो विंडो है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके अंदर है, सारी वैल्यूज इसके अंदर आ रही है। सही है।
जितने भी एक्सपेरिमेंट किया, और जो एक्चुअल वैल्यू वो यहाँ पे लाई कर रही है, सही है। सो चूंकि एक्चुअल वैल्यू से सारी करीब करीब है, इस वजह से जो है ना आपके पास क्या होगा, ये जो है ना मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज हो जाएगा, सही है। सर तो और एक्चुअल वैल्यू हमें सवाल में गिवन होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गिवन होगी। ऑब्वियस सी बात है, वरना उसके बगैर काम कैसे करोगे। तो सही हो गया। कभी एक्चुअल वैल्यू निकालने को दे सकते हैं कि ये निकाल। मे भी पिछले वाले पार्ट में एक्चुअल वैल्यू निकाल दे, अगले वाले पार्ट में पूछ सकता है आपसे, ऐसे भी कर सकता है वो, सही। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से आएगा, बट वो कोई कोई एक ना एक चीज देगा आपको कि जिससे आप बाकी सारी चीजें फिगर आउट करो। सही, ऐसे नहीं होगा कि आपको बिल्कुल अकेले ही छोड़ दें, सही है? तो ये चक्कर है, खैर। दूसरा वाले ग्राफ में वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत दूर है तो। तो ये जो है सिर्फ प्रिसाइज है, क्योंकि वैल्यूज करीब करीब है बट एक्यूरेट नहीं है, सही है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के पास प्रिसाइज नहीं है। क्या होता है जब प्रिसाइज सारी मतलब वैल्यू। ये होता है कि सारी वैल्यू एक साथ हो, राइट, बट वो एक्चुअल वैल्यू से करीब हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सही। ठीक है। सही है, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब प्रिसिशन और एक्यूरेसी को फर्क कौन डालता है वो देख लो, सही है। यहाँ में हमारे पास है, व्हाट अफेक्ट्स द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। सही, ऑब्वियस सी बात है, वो कोई ना कोई एरर होनी चाहिए, राइट। सो एरर इज लाइक वन ऑफ द सोर्स दैट causes the inaccuracy, सही है। सो ये हमारे पास एरर्स आर द मेन कॉज, सही हो गया। अच्छा जी, अब ये जो एरर्स है ना, अब इनके अंदर कौन कौन से एरर्स आपको कंसिडर करने हैं वो जरा देख लें, सही है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना एरर की दो किस्में होती हैं, सही है। सो अगर आप एरर्स की बात करें, तो एरर हमारे पास होता है दो किस्मों पर। एक हमारे पास होता है सिस्टमैटिक एरर, और एक हमारे पास होता है रैंडम एरर, सही है। अच्छा जी, सिस्टमैटिक एरर, और एक हमारे पास होता है रैंडम एरर, सही है। सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो जो है ना बेसिकली इट्स अ फॉल्ट इन एनी apparatus और इन एनी सिस्टम, राइट। सिस्टमैटिक एरर हम इसको कहते हैं, सही। सिस्टमैटिक एरर इज बेसिकली द फॉल्ट इन द apparatus, सही। जैसे कि तुम अब तुम्हारे पास जो है ना, तुम दही तोलने गए हो दही वाले के पास, राइट। अब उसने जब दही निकाली है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जब उसने उस पर रखी है दही, तो जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था दही रखने से पहले, वो कोई वैल्यू दे रहा था, जीरो जीरो नहीं शो कर रहा था, सही। सो ये तुम्हारे पास जो है ना एक्चुअल फॉल्ट है, राइट। तुम वेट मशीन पे खड़े हो, जब खड़े होने से पहले तुम्हारे पास वेट मशीन जो है वो जीरो जीरो नहीं शो कर रही, सही। फॉल्ट है, सही है। तुमने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में, अगर तुम पेट्रोल भरवाते हो, तो पेट्रोल भरवाने के बाद वो पेट्रोल पंप वाला कहता है कि भाई मीटर चेक करो, सही है। मीटर पे तुम्हें ये देखना होता है कि जो मीटर पे जो प्राइस की जो वैल्यू है और फ्यूल की जो लीटर्स की वैल्यू है, कि वो दोनों एक साथ शुरू हो रही है, नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही, इसका मतलब एरर, एक पहले शुरू हो रही है, एक बाद में शुरू हो रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जितने का तुमने पैसे दिए उतने के ही तुम पेट्रोल भरवाओगे, राइट। ऐसा तो नहीं होगा तुम पैसे ज्यादा तो पेट्रोल कम आए, राइट। तो ये कुछ चीज हो गई। अच्छा जी। उसके बाद जो है, तो ये फॉल्ट इन द apparatus है, राइट। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, दिस शिफ्ट द शिफ्ट दिस शिफ्ट ऑल द वैल्यूज अप और डाउन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, राइट।
सही, जिसको आप कहते हो कि भाई अब लेट से अगर आपके पास जो है ना ट्रू वैल्यू आ रही है 9.81, एंड आपने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो सारी की सारी जो है कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर था, स्टॉप वॉच के अंदर लेट से एरर था, तो सारी सारी टाइम वैल्यू बड़ी आ रही थी, उसकी वजह से जो ग्रेविटी की वैल्यू छोटी आ रही है, सही है। तो सारी की सारी वैल्यू छोटी आएंगी, सारी की सारी वैल्यू, राइट। सो ये होगा, सही हो गया। अच्छा जी, दिस इज द सिस्टमैटिक एरर, राइट, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। मतलब जो है अगर तुम इसको ग्राफिकली समझना चाहो, तो ग्राफिकली तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स से तुम्हारे पास एक ग्राफ तुम बना रहे हो, सही है। उसमें जो एक्चुअल लाइन ऑफ बेस्ट फिट होनी चाहिए वो यूं होनी चाहिए, सही है। अच्छा जी, एक सेकंड, पर्पल का भी कहीं से अरेंजमेंट करते हैं। अम, ये आ गया पर्पल, सही है। सो एक्चुअल जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होनी चाहिए थी वो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी इस तरीके की, सही है, लेट्स से। बट तुम्हारी जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही है वो तुम्हारे पास अब इस तरह से बन रही है, वो तुम्हारे पास जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही है वो यूं बन रही है, सही है। सो अब क्या हुआ कि एक्चुअल से तुम थोड़ा सा नीचे आ गए, सही है, और एक्चुअल से नीचे आने की जो वजह हुई वो तुम्हारे पास वजह ये बनी कि तुमने जो है तुम्हारे पास सिस्टमेटिक एरर था, लेकिन सारी की सारी वैल्यू नीचे आई, राइट। तो ये तुमने देखा, सही हो गया। अच्छा जी। अरे यार एक सेकेंड, एडिट, एंड वी ब्लू हैव वाला एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू, हाँ जी। जो पर्पल वाला है वो एक्चुअल वैल्यू, सही है। और जो नीचे वाला है वो तुम्हारे पास जो है ना दूसरी वाली वैल्यू, सही है, कि तुम्हें वो चाहिए था और वो आ नहीं सका वैसा, सही है, बस ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। सो अगर ऐसा हो रहा होगा तो तुम्हारे पास जो होगा तुम्हारे पास वो चीज़ फिर काम की नहीं रहेगी, सही है, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ करके उसकी जो वैल्यूज हैं उसको सही करना होगा, सही है, खैर। तो अगर तुम्हें उसको सही करना है, सही है, तो उसके अंदर तुम क्या करोगे, यू हैव टू रिकैलिब्रेट द एक्सपेरिमेंट, तुम्हें खोलना खालना होगा एक्सपेरिमेंट को, उसको दोबारा से सही करना होगा, चीज़ें दोबारा से फिट करनी होगी ताकि वो एरर खत्म हो जाए, सही। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई recalibrating the apparatus will remove the remove the remove the error, सही है। सो ये चक्कर है, ओके। रिकैलिब्रेटिंग का मतलब है तुम उसको खोलोगे, दोबारा से उसको एडजस्ट करोगे, जो चीज़ फॉल्टी है तुम उसको सही करोगे, एंड देन तुम उसको जो है दोबारा से बंद कर दोगे, तुम अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा से शुरू करोगे, तो फिर तुम्हारे पास काम होगा, सही, अदरवाइज वो प्रॉब्लम वैसे ही रहेगी, सही है। ये तुम्हारे पास ये हो गया, सही है। इसकी अगर एग्जाम्पल के तौर पे तुम कहो, सो एग्जाम्पल के अंदर जो है वो तुम्हारे पास हो जाएगा जीरो एरर, सही है, जीरो एरर, सही है। जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर बेसिकली ये होता है कि जब तुमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते वक्त तुम्हारे पास जो है ना वैल्यू जीरो जीरो होनी चाहिए, राइट। लेकिन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हुए वैल्यू जीरो जीरो नहीं बल्कि कोई ना कोई वैल्यू तुम्हें शो कर रहा है, राइट। सो दैट इज बेसिकली द जीरो एरर, ओके। कि स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ना वैल्यूज आर नॉट जीरो, वैल्यूज आर समथिंग, राइट। अब लेट्स से तुम अपनी वेट मशीन पे खड़े हो, सही है, एंड इनिशियली वेट मशीन इज शोइंग 4 kgs, राइट, 4 kgs, तो राइट। सिस्टम सिस्टम एरर भी यही होता है ना? सिस्टमैटिक एरर ये होता है, इसकी एग्जांपल है, लाइक वन ऑफ द सिस्टमैटिक एरर इज अ जीरो एरर, ओके। जी सही। सो लेट्स से तुम मोटे ताजे हो, सही है, और तुम घर पे सिर्फ पड़े रहते हो, रोटियां तोड़ रहे हो, सिर्फ अम्मा अब्बा की लानतें और बददुआएं तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारा वजन जो हो गया वो 100 kg है, सही है, जो तुम्हें मशीन ने बताया, सही है। तुम्हारा एक्चुअल वजन क्या होगा? यस, 96। यस, 96 हो जाएगा, सही है, और 4 kg जो है वो मशीन का वो है, सही हो गया। सो दिस इज द जीरो एरर, सही। अच्छा जी। अब दूसरी चीज आ जाओ, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है भाई? ह्यूमन की वजह से होता है, इंसानों के भंड होते हैं जिसकी वजह से जो है ना एक्सपेरिमेंट खराब हो रहा होता है, सही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई ड्यू टू
ह्यूमन एनवायरमेंट, ओके, इन, यदि वी से पहले जो है ना, सही है। यार ये कहीं पे आई तुम वो कर लो, या चलो कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। एनवायर, यार एक तो इस एन का क्या काम है समझ में नहीं आया आज तक, सही, खैर इन्वायरमेंट सही है। सो ड्यू टू ह्यूमन एनवायरमेंट, या फिर जो है तुम्हारे पास और कोई भी एक्सटर्नल कोई भी रीजन हो सकता है, सही है। सराउंडिंग तुम कह सकते हो, सराउंडिंग सही है। तो ये किसी वजह से हो सकता है, सही। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम आती है एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ना, वो फ्लक्चुएट होती है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, राइट। रॉ वैल्यू फ्लक्चुएट अप एंड डाउन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, ओके, ये बात हो गई। सही हो गया। और ये पेपर 3 के अंदर तुम जो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सही है, उनको पता होगा कि पेपर 3 के अंदर तुमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसके अंदर जो जो तुमने ग्राफ बनाए, सो तुम्हारे पास जो ग्राफ होता है, तुम्हारे पास ग्राफ में एक पॉइंट यहाँ पे आता है, एक पॉइंट यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे आता है, सही है। फिर तुमसे कहा जाता है कि भाई लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दो, सही है। सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज वन ऑफ द वे कि जिसके अंदर से तुम जो है ना एरर को मिनिमाइज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे रिकैलिब्रेटिंग है, यहाँ पे ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू रिड्यूस द एरर, सही है। सो तुमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई, अरे यार इससे बनेगी, सही, लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगी, सही है। इससे तुम्हारे पास एरर कम हो जाएगा, सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी। अच्छा, सो अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर कौन कौन से एरर आ सकते हैं, इसके भी एक एग्जांपल लिख लो। सो इसकी जो एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं, वो हम लिख लेते हैं, ह्यूमन रिएक्शन एरर होता है, ह्यूमन रिएक्शन एरर, रिएक्शन एरर, सही है। अच्छा जी, अब ह्यूमन रिएक्शन एरर बेसिकली क्या होता है कि तुम कितना जल्दी रिएक्ट कर पाते हो, दिस इज अ रिएक्शन, राइट। अब जितना देर से रिएक्ट करोगे उतना एरर आएगा, राइट। काम शुरू हो चुके हैं, तुम देर से रिएक्ट कर रहे हो, राइट। तो ये ह्यूमन रिएक्शन एरर होता है। एंड तुम इसको मिनिमाइज कर सकते हो, जिस तरह से जीरो एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं रिकैलिब्रेट करके, उस तरह से ह्यूमन रिएक्शन एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग द मल्टीपल रीडिंग। जैसे अगर तुमने पेंडुलम वाले ऑसिलेशन परफॉर्म कियो, तो हम उसमें 10 ऑसिलेशन ही इस वजह से लेते हैं क्योंकि हर हर ऑसिलेशन के अंदर ह्यूमन एरर है, राइट। अगर तुम एक एक ऑसिलेशन करोगे तो उसके अंदर हर ऑसिलेशन के अंदर ह्यूमन एरर आएगा, लेकिन अगर तुम 10 ऑसिलेशन कर रहे हो तो पहली वाली ऑसिलेशन के अंदर एरर होगा और लास्ट वाली ऑसिलेशन के अंदर, क्योंकि पहली वाली ऑसिलेशन के अंदर तुमने पेंडुलम को रिलीज किया होगा एंड यू स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और आखिरी पहली पेंडुलम के अंदर यू स्टॉप द स्टॉप वॉच, राइट। तो दो ऑसिलेशन के अंदर एरर है, बाकी जो बीच में 8 ऑसिलेशन है उनके अंदर एरर नहीं है, सही है। तो इस वजह से यू कैन रिमूव और मिनिमाइज द एरर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग, ओके। सो यू कैन टेक मल्टीपल रीडिंग, मल्टीपल, सर पैरेलैक्स एरर जो है वो सिस्टमेटिक है या नहीं रैंडम है, रैंडम? रैंडम रैंडम है। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, टेक द मल्टीपल रीडिंग एंड टेक द एवरेज, टेक द एवरेज, ओके। एंड इसके अंदर जो ह्यूमन रिएक्शन जो है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा जी एक सेकेंड, इसी तरह से पैरालैक्स एरर तुम्हारे पास है, अरे बाप रे, सही है। पैरालैक्स एरर तुम कह सकते हो, सही है। आड़े टेढ़े जगहों से अगर तुम देख रहे हो गंदी गंदी नजरों से, तो ऑब्वियस सी बात है एरर आ जाएगा, सही है। सो अगर तुम सीधा, जैसे तुम पेट्रोल की टंकी को नीचे से देखोगे, सही है, पेट्रोल के कांटे को अगर तुम बैठो गाड़ी में, सही है, तो नीचे से देखोगे तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, ऊपर से देखोगे तो पेट्रोल कम लगेगा, सही है। तो ये चक्कर है, सही है।
तो इसी तरह से अगर तुम स्केल की रीडिंग को बिल्कुल परपेंडिकुलर अपने आई लेवल के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट सेम लगेगा, लेकिन अगर तुम जो है ना उसको आड़ी या टेढ़ी नजरों से देखोगे तो उसमें जो है ना तुम्हारे पास एरर वो यानी जो है ना पैरेलैक्स एरर होने की वजह से, एंगल की वजह से जो है वो तुम्हें गलत लग रहा होगा। सही है। इसको मिनिमाइज करने के लिए तुम्हारे पास तुम क्या करते हो, तुम ये करते हो कि भाई तुम्हारे पास व्यू perpendicularly, ओके, ऑन द स्केल। सही हो गया, ये तुम्हारे पास होगी कहानी। सही। एरर्स और अनसर्टिनिटी की जो थ्योरी थी वो तुम्हारे पास कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से आती है कैलकुलेशन, लाइक हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज, राइट। सो कैलकुलेशन, सही है। अच्छा जनाब, अब देखो हमारे पास जो कैलकुलेशन होता है ना उसके अंदर जो हमारे पास एरर्स होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, सही है, वो हमारे पास दो टाइप की होती है। सही है। अनसर्टेनिटी, सही है, वो दो टाइप की है। एक हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सही है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ओके, जिसको आप डेल्टा से शो करोगे, राइट। अब जैसे कोई एक क्वांटिटी है, लेट्स से क्वांटिटी क्यू है, सही है, तो डेल्टा क्यू इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ओके। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो एक जो है मेजर्ड क्वांटिटी है, राइट। तुम उसको डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से देख के निकालते हो वो, वरना फिर जो है तुम्हें निकालने के लिए दूसरी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सही। सो डेल्टा क्यू जो है कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द apparatus। सही। तो तुम्हारे पास apparatus होगा, तुम apparatus से देख लोगे भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या आ रही है इसकी। सही। और अभी वो कितनी आएगी, क्या आएगी, ये क्या रूल होगा, वो अभी हमें नहीं समझना है। सही। तो उसका जो दूसरा तरीका है वो हम सीख लेंगे कैलकुलेशन वाला। सही है। अच्छा जी, दूसरी जो हमारे पास है वो हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सही। सही है, वो हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, सही है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारे पास होता है, लेट्स से अगर मेरे पास एक क्वांटिटी क्यू है, सही, तो उसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो मेरे पास आएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। सही। मेनली हम जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यूज करते हैं, राइट। सो मेनली दिस इज यूजफुल इन कैलकुलेशन, ओके। ये हमारे पास है। सही है। अच्छा जी अब उसके बाद ये हमारी रिबन आए साढ़े, अबे इतनी जल्दी क्यों आ गई, अच्छा खैर। तो ये हमारे पास जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास हो गई। सही, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सही। अब रूल यहाँ से हमने लिखने, और अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना यहाँ से हमने कैलकुलेशन करनी है। सही। तो कैलकुलेशन में प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में तो मैं लेके जाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर पास ओवर हो जाएंगे इसके। सही है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑलवेज एड अप। सही। अनसर्टेनिटी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। सही है। सही हो गया। पहली तो ये बात हो गई कि अनसर्टेनिटी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है, चाहे क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, अनसर्टेनिटी जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। सही हो गया। अच्छा जी, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि तुम्हारे पास जो है
To add up the quantity, you should have the same unit. Okay. To add up the quantity या फिर एरर, एरर और अनसर्टिनिटी दोनों एक ही वर्ड, एक ही टर्म में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, राइट? टू ऐड अप द क्वांटिटी या एरर, टू ऐड द यूनिट शुड बी सेम। सही हो गया, यूनिट सेम होनी चाहिए। सही हो गया। मतलब अब तुम डिस्टेंस को और सेकंड को ऐड नहीं कर सकते, लाइक डिस्टेंस के अंदर जो भी अनसर्टेनिटी है और सेकंड के अंदर जो भी अनसर्टेनिटी है, तुम उन दोनों को ऑब्वियस सी बात है ऐड नहीं कर सकते। अगर तुम ऐड करोगे तो फंस जाओगे। सही है, तो ये प्रॉब्लम है। तो खैर तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, राइट? कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, देन ऐड। सही हो गया। ये तुम्हारे पास एक और रूल होगी, ये तुम्हारे पास तीनों एक साथ रूल होंगे। सही है। अच्छा जी। एक और रूल हमारे पास है, पावर विल ऑलवेज मल्टीप्लाई। ओके, पावर विल ऑलवेज मल्टीप्लाई इन फ्रंट while calculating error। सही हो गया। एंड लास्ट थिंग, एब्सोल्यूट uncertainty are always in 1SF significant figures। सही हो गया। ये तुम्हारे पास हो गया सारे रूल्स। सही है। अच्छा, अगर तुम मुझे इजाजत दो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जाने से पहले। सही, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जाने से पहले। सही, और फिर उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बाय द वे। सही, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और रूल्स मैंने लिखवा दिए। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जाने से पहले, ताकि जो है ना हमारा पक्का वाला हो जाए। लेट मी टेक यू कैम्ब्रिज एएस, कमान कमान कमान, एरर्स एंड अनसर्टिनिटी यार हैगा। अल्लाह अकबर, आज भाई। अच्छा जी, देख रहे हो ना? लेट मी टेक यू टू एज अ सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, बहुत पीछे की नहीं करना है इसमें, आगे आगे ही कर लेना। सही, इतने पीछे की मुझे भी नहीं आते। सही, ये वाला ले ले तू। सही है। अच्छा, ये सारी चीजें बेकार चीजें, ये तुम्हारे काम की चीजें। सही है, ये तुम्हारे काम की चीजें। ये वाला एक्सपेरिमेंट का ये वाला जो पार्ट है, ये तुम्हारे काम का है। आ जाओ इसको करते हैं। सही है। अच्छा, एक सेकंड दे दो, जरा अजान हो रही है। सर, बोलिए। ये एस्टिमेट वाले सवाल कैसे होते? किस चीज में? ये एस्टिमेशन वाले सवाल कैसे होते? यार इसकी ना वो तुम्हें वो याद करनी पड़ेगी। एस्टिमेशन की जो वर्कशीट होगी ना, वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम उसको रट्टा लगा लेना। उस पर कुछ नहीं कर सकते, उसको सिर्फ रट्टा लगाना होता है बस।
चलो भाई, आज अभी नमाज अजान हो गई, अब करते हैं। सो दो क्वेश्चन मैंने लिए, सही है। और ये दो क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाना चाह रहा हूँ, बाकी तुम क्वेश्चन खुद भी कर सकते होगे, सही है। अच्छा देखो, इसके अंदर एरर वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि जिसके अंदर फार्मूला तुम्हें खुद दिया हुआ होता है, ओके, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, सही है। और कभी कभार जो है ना, तुम्हें खुद फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर, सही है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तुम्हें जो है ना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तुम्हें पावर निकालनी है, तो पावर कैसे निकालोगे? वोल्टेज स्क्वायर ओवर आर रेजिस्टेंस, सही है। ये तो मैं सिर्फ दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर मैं भी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सही है। क्योंकि अगर तुम इसके 2016 से ऑनवर्ड क्वेश्चन कर लो ना, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो बहुत कम क्वेश्चन है इसके, जैसे 2016 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सही है। 2016 ये स्टार्ट हो रहा है, ये 2016 स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 से ले लो तुम, क्वेश्चन 14 से एंड तक चले जाओ, सही है। क्वेश्चन 14 से 35 तक जा रहे हैं, सही है। 36 तक जा रहे हैं तकरीबन। 10 20 क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ, सही है, 20 क्वेश्चन। अगर तुम 20 ना भी करना चाहो तो एटलीस्ट 15 कर लोगे ना। मतलब आखिरी के जो है ना, कुछ लास्ट के कुछ क्वेश्चन कर लेना, लाजमी तौर पर, मतलब 30 से 36 तक तो लाजमी करना, सही है। और पीछे जो है ना 15 से लेकर 30 तक में कुछ 10 कर लेना, सही। अगर ऐसे भी कर लोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, सही है। सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आ जाओ। अब ये समझ लो, अभी उसके बाद मैं एंड करने लगा हूँ क्लास। हो गया, आ जाओ। ये देख लो भाई, तुम्हें दिया हुआ है, देखो प्लीज समझ लेना, ओके। देखो तुम्हें दिया हुआ है कि अ मेटल वायर ऑफ अ लेंथ एल, सही है, एंड हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर डी, दिस इज दिस, ओके। एंड क्या कह रहे हो भाई? सही हो गया, अच्छा जी। द वॉल्यूम वी ऑफ द वायर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब तुमने ये एक्सप्रेशन पढ़ी हुई है, राइट? सही हो गया ना? कि मतलब एक जस्ट सिलेंडर की जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम है, राइट? अच्छा देखो, तुम्हें जो है ना हर क्वांटिटी की, देखो जरा गौर करना प्लीज, यहाँ पे गौर करना। तुम्हारे पास ये क्वांटिटी है, सही है। और ये उसके साथ प्लस माइनस के साथ उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी हुई है, ओके। प्लस माइनस के साथ उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी ये डी है, दिस इज डी, एंड दिस इज डेल्टा डी, ओके। एंड दिस इज एल, विच इज 25, एंड डेल्टा एल, राइट? समझ रहे हो बच्चों? प्लीज आना बोलो। सही हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहा जी है सर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी ऑफ द मेटल, पहली चीज, राइट? तो उसके लिए तुमने क्या करना है? नॉर्मल काम करना है, सही है। कर लो भाई। v इज इक्वल टू पाई की जगह पाई की वैल्यू रखो, डी की जगह रख दो आप 0.38 मिलीमीटर है, एक्सपोनेंट -3 लगा दो, सही है। एंड स्क्वायर भी कर दो, सही है। एंड यू हैव एल, एल की जगह तुम 25 लगा दो, सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर दो, एक्सपोनेंट -2 लगा दो, सही है, डिवाइडेड बाय। तो हमारे पास एम आ रहा है, ग्राम के अंदर है, तो 0 पॉइंट, अच्छा एम की खैर कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा जी। अच्छा देखो, इन्होंने बदतमीजी की हुई है, डेंसिटी बोला भाई, बाय द वे, राइट? और तुम्हें पता है कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, सही है। तो तुम उस चीज़ का बस ध्यान रख लेना, सही है। और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4, सही है। जरा मुझे वॉल्यूम निकाल दो, कितना आ रहा है वॉल्यूम प्लीज? पाई इंटू 0.38 एक्सपोनेंट -3 होल स्क्वायर इंटू 25 एक्सपोनेंट -2, सही है। आंसर डिवाइडेड बाय 4। आई एम गेटिंग द वॉल्यूम एज 2.835। सर अभी सिर्फ आप रियल वैल्यू ले रहे। क्या मतलब रियल वैल्यू ले रहे हैं? अभी सिर्फ आपने डी डाला है और हाँ जी, हाँ जी, डेल्टा डी। डेल्टा, देखो डेल्टा टी एरर के लिए होता है। देखो उसने उसने दो काम कहे कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मेटल, पहले ये काम कहे, पहले मैं ये निकाल लूँ, सही है। और फिर उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो उसके बाद में आऊंगा, सही है। पहले मैं वॉल्यूम निकाल लूँ, पहले मैं डेंसिटी निकाल लूँ, सही है। सो फिर उसके बाद हो जाए डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, सही है। मास तुम्हारे पास कितना है? 0.225 एक्सपोनेंट -3, सही है, डिवाइडेड बाय 2.835 एक्सपोनेंट -8, राइट? रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, 0.225 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय आंसर, आई एम गेटिंग 793.5, सही है। 793
5.70, राइट। ये मेरे पास आ गई डेंसिटी की वैल्यू, सही। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, राइट। डेंसिटी तो सुकून से निकल गई, सही। अब मुझे निकालना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो भी देख लेते हैं, सही है। अब उसको निकालते हैं। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप ये कर लो कि भाई थोड़ा सा मैं कलर, अगर कलर चेंज कर लूँ, ये मैंने चेंज कर लिया। अब देखो तुम, मैंने क्या कहा था, डेंसिटी के अंदर हमने एरर निकालना है, सही है। और हमने कहा था, हमने रूल क्या लिखा? हमने रूल लिखा कि भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होती है? ऑलवेज एड अप, सही है। डेंसिटी के अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है, डेंसिटी के अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है, वो कहाँ से आ रही होगी? मास से आ रही होगी, वॉल्यूम से आ रही होगी। तो मास की जो भी डेंसिटी है उसको निकालो, और वॉल्यूम की जो भी डेंसिटी है उसको निकालो, उन दोनों को एडअप कर लो, और उसकी डेंसिटी आ जाएगी, सही है। डेंसिटी ऑफ, सॉरी, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यानी मास की जो अनसर्टेनिटी है, वॉल्यूम की जो अनसर्टेनिटी है, उन दोनों को ऐड कर लोगे तो डेंसिटी की अनसर्टेनिटी तुम्हारे पास आ जाएगी, सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास कहानी है। अच्छा जी, आ जाओ भाई। सो हमने कहा कि भाई अब देखो, मास और वॉल्यूम की अनसर्टेनिटीज डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकती क्योंकि यूनिट अलग अलग है, सही है। सो हमने कहा कि भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डेंसिटी शुड बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम, राइट। क्या ये बात समझ में आई? हम इन दोनों की अनसर्टेनिटीज डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट अलग अलग है। यूनिट अलग अलग होने की वजह से जो है वो हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है ना उनको आप कह लो कि हमें उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी, सही है। अच्छा जी, जब मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी परसेंटेज सिंपल जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालोगे, सही है। मास की परसेंटेज हमारे पास हो जाएगी 0.001 डिवाइडेड बाय 0.25 अब इसके अंदर कन्वर्जन नहीं करोगे क्योंकि ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी ग्राम है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा इन 100, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया मास की, सही है। वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो हम पहले उसको अलग से निकाल लेते हैं वॉल्यूम के लिए, सही है। अच्छा, अब वॉल्यूम की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है? डी सर क्या स्क्वायर। कैंसिल हुआ है? फिर से समझा सकते हैं मैथ्स वाला? कुछ, अबे वो ग्राम यानी जो है ना, मास का ये भी ग्राम के अंदर, ये भी ग्राम के अंदर है, राइट। मतलब कन्वर्जन नहीं करनी, बस ये बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा सही। सही, ऐसा सही। अच्छा जी, तुम्हारे पास वॉल्यूम आ गया, सही। अब वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले मैं अलग से निकालूं, फिर यहाँ पे लिख दूंगा, सही है। वॉल्यूम की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो मुझे बता सकते हो किन दो चीजों पे डिपेंड करेगी? देखो, पाई कांस्टेंट है उस पे नहीं होगी, फोर कांस्टेंट है उस डी पे भी नहीं और होगी, एल। सही है। सही है, डी और एल के ऊपर। तो डी की जो अनसर्टेनिटी है उसको ऐड करोगे और एल की जो अनसर्टेनिटी है उसको ऐड करोगे, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। तो यूनिट सेम करने के लिए परसेंटेज निकालनी पड़ेगी उनकी, राइट। अच्छा जी, तुम्हें मैंने बताया था कि पावर जो होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है आगे आके, सही। पावर विल ऑलवेज मल्टीप्लाई इन फ्रंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द अनसर्टेनिटी, राइट। सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा ये। इज दैट क्लियर बच्चों? यस। सही। सही हो गया। अब इसकी वैल्यूज रखो, ये निकाल लो। टी की जो आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है। अच्छा जी, सो जीरो तुम्हारे, पॉइंट जीरो वन अपॉन 0.38 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टू। हाँ जी, वेरी गुड हो गया। प्लस एल की होगी 0.1 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100। सही हो गया। और टू से मल्टीप्लाई भी कर दे सकते। पूरी चीज और को मत टू कर देना, पॉइंट। सिर्फ इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना, हाँ। सही। सही है भाई, वॉल्यूम की क्या आ रही है अनसर्टेनिटी? जी भाई, अबे जल्दी बताओ भाई, भागना है मुझे। सर कैलकुलेटर नहीं चल रहा। अरे यार, ये तो एंड मोमेंट पे नहीं चल रहा तुम्हारा कैलकुलेटर। पता नहीं अभी मार रहा हूँ उसको। सर आपके अभी तक 6 बजे की नमाज मगरिब इतनी जल्दी हो गई। हाँ जी। पौने 6 करने नमाज भी निकल जाए। अरे यार, मुझे अभी 5:45 ही करना था, लेकिन यार बस मैंने कहा कि क्वेश्चन करवा देता हूँ, नमाज लेट है इस वजह से। बस नेक्स्ट क्लास से 4:30 5:30 ही होगी। 5:45 नहीं करनी मैंने, मतलब 6 नहीं बजाने मैंने। चलो सही है। अभी मतलब ये है कि मास की तो आ गई है, उसको जो वॉल्यूम की अभी हम निकालेंगे उससे प्लस करेंगे और आ जाएगी परसेंटेज सर हाँ अनसर्टेनिटी जी, 5.66 आ रहा है। वॉल्यूम की, जी। सही हो गया। भाई ने बताया 5.66, सही है। अच्छा जी, उसके साथ ऐड कर लो भाई।
0.001 डिवाइडेड बाय, सर वैसे 2 डेसिमल प्लेस से ही होगा ना? अभी 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 कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई, वो एंड में बताऊंगा, अभी जितने भी डेसिमल प्लेस लोगों, कोई टेंशन नहीं है, सही है। आई एम गेटिंग 0.444 प्लस 5.66। और फोर सो पॉइंट कुछ आ रहा है, 4.3। फोर नहीं, मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो 6.1 आ रहा है। हाँ हाँ। सही है, 6.1, अगर तुमने उसकी ऊपर की नहीं सही निकाली है तो तुम्हारे पास ये बन रहा होगा। सही है, 0.38, एक सेकंड मैं जल्दी से कर लेता हूँ, इंटू 100 प्लस 0.1/25 इंटू 100। सही है, सही है, 5.66 आ रहा है, बिल्कुल सही आपने निकाला। 6.1 मेरे पास आ रहा है, सही। 6.1 मेरे पास आ रहा है टोटल, राइट। अब देखो सर ये, इसका, ये हाँ, वाले का वो फोर वोर नहीं होगा, ये पॉइंट जीरो फोर पॉइंट फोर आ फोर रहा है। अबे डबल जीरो है भाई, एक जीरो नहीं है, डबल जीरो है। अच्छा अच्छा, जीरो सही पॉइंट है, वन है सर। हाँ, 0.001 है, दो जीरो है। हाँ, वो मल्टीप्लाई बाय 100 करके 0.1 जीरो हो पॉइंट जाएगा। वन हो जाएगा, हाँ। अच्छा जी, खैर। तो तुम्हारे पास जो है, अब देखो यहाँ पे इसको लिखोगे कैसे, मैंने तुम्हें बताया था आंसर कि तुम्हें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और ऑलवेज इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, सही है। अच्छा, ये तुम्हारे पास निकली है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, राइट। अब इसको तुमने करनी है कन्वर्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर, सही है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रो इन इन दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रो डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, सही है, टाइम्स इट बाय 100, राइट। सो अब तुम्हारे पास जो है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वो 6.1 आ रही है, सही है। जो क्वांटिटी तुम्हारे पास आ रही है, अगर मैं यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो 793.5, और डिवाइडेड बाय 100, ये पॉइंट पॉइंट फाइव आ गया है, 5.7 ये है, सही है, डिवाइडेड बाय 100, सही है। तो इससे तुम्हारे पास आ जाएगा डेल्टा पी, सही है, विच इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि तुमसे मांगी हुई है, सही है। अब ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर होगा, सही है। 6.1 इंटू 7.7935.7, सही है, डिवाइडेड बाय 100, सही है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 484.07, सही हो गया। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ फाइव रही है? हंड्रेड 500 हो जाएगा, सही है। अब देखो तुम्हें जो है वन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लिखना होता है इसको, तो हो जाएगा 500, सही है, सही हो गया। और फिर उसके हिसाब से तुम जो है इसके आंसर लिखा करोगे, सही है। मतलब जो है ना, जब तुमने इसके आंसर निकालिए 500, अब ये हमेशा हमेशा वाला सीन है, ऑलवेज वाला हिसाब किताब है कि तुम्हें इसको जो है ना वन डेसिमल प्लेस पे ही लिखना है, सही है। और जब वन डेसिमल प्लेस पे लिखोगे तो फिर तुम इसको जो है, अच्छा यहाँ पे वैसे 500 ही बन रहा है, तो 500 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बल्कि 500, सही है, सही है, बस 500 हमारे पास हो जाएगा। और हम इसको जो है वो सेवन सेवन नाइन्टी नाइन। दो सेंटी दो सिग्निफिकेंट फिगर पे हम करके दे देंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, सही है। एक तो ये तरीका। दूसरा, अगर तुम ऐसे लिखना चाहो, 0.5 एक्सपोनेंट 3, सही है, तो तुम इसको भी 7.9 एक्सपोनेंट 3 कर सकते हो, सही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सही हो गया। ये तुम्हारे पास दो तरीके हैं इसकी अनसर्टेनिटी लिखने के, सही हो गया, खैर, बस। पहला वाला दो सिग्निफिकेंट में होना चाहिए, जो पहला ब्लैंक है। पहला दोनों देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वन एसएफ के अंदर होनी चाहिए, वन एसएफ के अंदर ये है, सही हो गया। और फिर इसको ठीक। देख के तुम यहाँ पे लिखते हो, सही है। ये कभी कभार दो सिग्निफिकेंट पे होता है, कभी कभार वन डीपी पे होता है, डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, सही है, खैर। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया पूरा टॉपिक, सही है। और मैं इसकी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, इसके क्वेश्चन मैं भेजता हूँ अब, ये तुम्हारे नोट्स भेज, पास मैं नोट्स भी फार्मूला भेज देता हूँ। रूल ओके ओके, और डन हो यंग गया। मॉड्यूलस वाले के भी, यंग मॉड्यूलस वाले के भी ओके नोट्स भेज ओके, दिए। अबे यंग्स डबल सेट है, यंग मॉडल से बड़ा भी नहीं है अभी। ओके, मैं भेज रहा यंग हूँ, भेज डबल। रहा हूँ, हाँ हाँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, चलो। चलो जी, ओके भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलो। अल्लाह हाफिज। ओके सर, लास्ट अल्लाह लास्ट हाफिज।